नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ कितु चौहान। तो हमारे इस खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको दिखाएंगे आज हम देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आपको बताते हैं कौन सी खबरों पर आज नजर रहने वाली है। तो दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरे की मार देखने को मिल रही है और दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रदूषण भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कई इलाकों में AQI का स्तर 450 के पार है। तो गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगली खबर में बात होगी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की, जहां पर रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तो मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 40 लोग घायल हैं। तो पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में बाप बेटे ने इसमें गोलीबारी की और इन दोनों के पाकिस्तानी मूल के होने का भी शक है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमारी तीसरी खबर होगी, क्योंकि आज से वो 3 देशों के अहम दौरे पर रवाना होंगे और इस यात्रा में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दौरा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने वाला है। तो व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस दौरान गहन बातचीत होगी। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। तो चौथी खबर में बात करेंगे शीतकालीन सत्र के 11वें दिन की। दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है आज। तो संसद का ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार आज एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी और ये बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का मौका देगा। तो इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और एक एक कर हम आपको हर खबर के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दिल्ली में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में कड़कड़ाती ठंड की दस्तक के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रदूषण भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है और कई इलाकों में AQI का स्तर 450 के पार है, तो जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू है और ऐसे में जिससे गौतम बुद्ध नगर के स्कूलों में बड़े बदलाव भी हुए हैं। आज से प्री नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी, जबकि 6ठी से 9वीं और 11वीं कक्षा हाइब्रिड मोड में चलेंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो फैसले के पीछे की वजह बच्चों को प्रदूषण के खतरे से बचाया जाना है। ग्रैप के स्टेज 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोक दी गई है, सिवाय उन ट्रकों के जो जरूरी सामान ले जा रहे हैं या जरूरी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। तो दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहक वाहन BS4 और उससे नीचे के चलने पर बैन है। इसमें फिर से जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जा रही है। तो दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू हो चुका है और ऐसे में कई जो सेवाएं हैं वो बाधित होती नजर आएगी, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, बात करेंगे हम इनसे। तो पंकज राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक पंडित गाजियाबाद से जुड़े हैं, प्रेम कौशिक मथुरा से जुड़े हुए हैं और रुक करेंगे सबसे पहले पंकज का दिल्ली के हालात जान लेते हैं। पंकज, तो देखिए दिल्ली में जिस तरह से AQI 450 के पार तो है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर 600 के पार भी AQI जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? ग्रैप 4 लागू हो गया है, सड़कों पर कितना असर दिख रहा है इसका? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली NCR की बात किया जाए तो लगातार प्रदूषण की मार जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर AQI स्तर जो है 500, 400, 350 इस तरह के कई ऐसे इलाके, आनंद विहार है, वजीरापुर है, वैसे कई दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है 450 के ऊपर है। स्थिति खराब है, लोगों अस्पताल में मरीजों की कतारें बढ़ गई, ये स्थिति है, लगातार बढ़ी हुई है। अगर कोहरे की बात किया जाए तो सुबह से धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा, विजुअलिटी कम है, आप 50 मीटर से अधिक जो है दूरी पर देख नहीं सकते। इस तरह का जो लगातार
लगातार अगर देखा जाए तो प्रदूषण के साथ साथ कोहरा की मार जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल जैसा आपने पॉल्यूशन की बात किया तो पॉल्यूशन के लेकर के लगातार जिस तरह से ट्रैफिक का नियम हो या कई ऐसे सुधार जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, पानी छिड़काव का हो या निर्माण कार्य पर रोक लगाना हो, स्कूल का जैसा आपने बताया स्कूल में जिस तरह से उन्होंने लागू कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी या छोटे बच्चों को जो घर से पढ़ाई कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों उपायों के साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी भी एक्यूआई स्तर पर कहीं असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का एक्यूआई स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, पिछले एक महीने की बात किया जाए तो एक महीने से या उससे अधिक समय से लगातार दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस प्रदूषण की मार झेलना पड़ रहा है। इसका असर साफ देखा जा रहा है कि लोग जो है तबीयत खराब हो रही है, उनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है, अस्पताल में डॉक्टरों के पास लाइनें लगी पड़ी है, सांस संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ गई हैं। इस तरह के माहौल लगातार बनता जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़मीनी हकीकत की बात किया जाए तो ज़मीनी हकीकत पर प्रदूषण की जो मार है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरह के लगातार चाहे 311 ऐप को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं किया जाए या जो निर्माण कार्य है उस पर कई जगह ऐसे है जहां पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां पे चालान भी काटा गया, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अभी भी एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़े हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं बिल्कुल। जहां और गंभीर पंकज, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है ये और भी समस्या को दुगना कर रहा है। हमारे साथ और भी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे हम प्रेम कौशिका मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, अगर मथुरा की बात करते हैं, यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है? क्या यहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ है? बिल्कुल। भी तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कोहरे की चादर एकदम ढकी हुई है सड़कों पर, और आप जब देखेंगे तो विजुअलिटी यहाँ पर भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। लोगों की आवाजाही इस समय धीमी गति हो गई है, और आप देख सकते हैं कि जैसे स्कूलों की बस है, कॉलेजों की बस है, वह भी जा रही है, बच्चे क्योंकि जा रहे हैं, लोग अपने अब जो आम जीवन है उसको लेकर यहाँ निकल रहे हैं सुबह से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन की जो गति है वह इस कोहरे के कारण जो है धीमी पड़ गई है। और देखिए वृंदावन की एक्सप्रे की बात करें तो वह भी अब 400 पार चला गया है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्या हो रही है। और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है तो शासन प्रशासन द्वारा समय समय पे अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। जो स्कूल के छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी जिस तरह से अभी तक तो प्रशासन द्वारा भी कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि जल्द ही उनके लिए भी छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरह से हर बार देखा जाता है कि जिस तरह ठंड का प्रकोप बढ़ता है उसके बाद में छोटे बच्चों के जो होते हैं उनके स्कूलों को भी जो यहाँ पर छुट्टियां कर दी जाती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल तो रहे हैं, लेकिन चिटते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि माना जाए कि यहाँ पर भी ठंड का असर दिख रहा है और साथ ही एक्यूआई भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी कुल मिलाकर स्थिति मथुरा में भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है। चलिए अभिषेक पंडित का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो एनसीआर का हिस्सा है, क्या माना जाए यहाँ पर ग्रैब फोर्ड लागू है तो कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि वाहन कम हो गए हैं? और हाइब्रिड मोड पर तो खैर क्लासेस चल ही रही हैं, स्कूलों के लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऊपर से आज कोहरा बहुत ज्यादा भी है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, ये तो मैं आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो काफी जहरीली भी हो चुकी है, और वहीं आज जो सर्दी का जो पहला मौसम है, आज कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी धुंध छाई हुई है, जिसमें कि लोगों को आवाजाही करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग निकल रहे हैं तो उन्हें 20 से 30 मीटर पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन का लेवल और ठंड बढ़ने के बाद भी पोल्यूशन का जो लेवल है वो डाउन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें जहां मौके पर खड़े हैं तो वहीं का एक्यूआई लेवल जो है वो 500 है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी जो जहरीली जो हवा है वो लगातार जहरीली हवा से जो लोग हैं वो लगातार जूझ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है गाइडलाइंस भी जारी करता हुआ गाजियाबाद का नजर आ रहा है। वहीं सांस से संबंधित जो रोग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस, जो डॉक्टर है वो लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं कि लोग बचे, ज्यादा कम से कम निकले, मास्क का यूज करें। और आंखों में जो जलन की जो समस्या है वो लगातार जो है आम नागरिकों में लगातार देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें कि गाड़ियों की, तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइड है उन पर भी लगातार कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है, वो पूर्व में कार्रवाई भी लगातार करते हुए जो गाजियाबाद का प्रशासन है वो दिखाई दे रहा है। मगर उसके बावजूद भी कई कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि अभी तक चल रही है, उन पर कार्रवाई पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही है। वहीं राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से
ग्रैब फूल लागू हुआ है उस पर चिंता करें, और जिस तरीके से जो AQI लेवल जो लगातार इंक्रीज हो रहा है उस पर चर्चा कर कर और विशेष जो कदम है वो ज्यादा से ज्यादा उठाए जाए शासन प्रशासन द्वारा। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार शासन प्रशासन जो AQI लेवल पर काम कब कर सकता है, और ग्रैब फूल का जो नियम है उन पर लागू कैसे करा सकता है और क्या मंथन किया जा सकता है। तो साफ तौर पर आने वाले समय में देखने की बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रशासन है वो लगातार अब मुस्तैद नजर आ रहा है, तो शायद आने वाले समय में जो जहरीली जो हवा से जो आम जनमानस जो जूझ रहा है शायद कुछ कम हो, तो राहत मिलने की संभावना हो। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए पंकज, अगर यहाँ पर हम देखें कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम करना चाहिए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं ये स्थिति बनी हुई है। और अगर मॉर्निंग वॉकर्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सुबह की सैर पर लोग जाते हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि चाहे पॉल्यूशन बढ़े या कम हो, वो हमेशा अपनी वॉक जारी रखते हैं। तो उनके लिए कितना इस वक्त नुकसानदेह है ये सुबह घूमना? बिल्कुल कीतू, जिस तरह से लगातार देखिए दिल्ली में कई ऐसे मेडिकल की तरफ से या जो डॉक्टर हैं सीनियर उनकी तरफ से लगातार लोगों को जागरूकता के तौर पर बताया गया कि आप मॉर्निंग वॉक जो है इस प्रदूषण में ना निकलें, या आप ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें, क्योंकि खासकर बुजुर्ग और बच्चों में जो दिक्कतें हैं सांस लेने की या गले में खराश की या सर्दी जुकाम की, ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली। इसको लेकर के एम्स के कई सीनियर डॉक्टर ने भी इस पर बोला था कि आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, आप ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए अन्यथा घर में रहिए। तो ये जो है इसका असर भी देखने को मिलता है। मॉर्निंग वॉक में भी अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे कम ही लोग निकलते हैं जो कि इस तरह से निकले। फिलहाल जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है मास्क का इस्तेमाल लोग ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जैसा कि लगातार अगर देखा जाए AQI जो 500 के आसपास बना हुआ है, 400 450, ये एक लगातार लंबे समय से घरों में लोगों को बीमार कर रहा है। हर एक घर में जैसा अगर देखा जाए तो कोई ना कोई इस चीज़ से ग्रसित है, बीमार है, परेशान है, न तो खुल के सांस ले पा रहा है, न तो कहीं पे बाहर जा पाए। इस तरह की दिक्कत ही है। जब हमने कई लोगों से बात भी किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या हमारी गलती है, क्या हम कैद होकर रहना पड़ रहा है, मजबूरियां हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस तरह की। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि लगातार सरकार की तरफ से भी इस पर कई तरह के जो है रोक लगाने के प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसा कि ट्रैफिक की भी एक रिपोर्ट आई थी कि बत्ती पे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं 1 से 2 मिनट की, उस पर जो है जब इंजन स्टार्ट होता है तो अधिक प्रदूषण फैलता है। इसको लेकर के ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है। 10 से 12 पॉइंट ऐसे हैं जो कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उस पर जो है हॉटस्पॉट के तहत उस पर काम कर रही है कि इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से कम किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल लगातार बना है, ये लोगों को खतरे की घंटी है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही है। गले में बात करते समय ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस रहा है, ये स्थिति है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आने वाले कुछ 19 तारीख तक इस तरह का कोहरा पड़ने का संभावना है। टेम्परेचर जो है अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पॉल्यूशन की बात करें तो वो बढ़ेगा, साथ ही अब कोहरा भी समस्या बढ़ा रहा है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सुबह अपने काम पर निकलते हैं। तो इस वक्त कह सकते हैं मौसम और पॉल्यूशन दोनों ही एक तरह से लोगों पर भारी पड़ रहा है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा 40 लोग घायल हुए हैं। तो पुलिस ने बताया कि गोलीबारी बाप बेटे ने की और इन दोनों के पाकिस्तानी मूल के होने का भी शक है। तो पुलिस ने 50 साल के पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 24 साल का बेटा नवीद अकरम अस्पताल में गंभीर लेकिन स्थिर हालत में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को हमले का जिम्मेदार बताया है। नेतन्याहू के मुताबिक सरकार की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेताया था कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को पत्र लिखकर अल्बनीज को इसकी जानकारी दी थी। फायरिंग के दौरान अहमद नाम के एक बुजुर्ग ने जान पर खेलकर एक आतंकी को दबोच लिया और एक वीडियो में दिखता है कि अहमद एक कार के पीछे से चुपचाप घूमते हुए हमलावर के पास पहुंचते हैं और पीछे से उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो हमलावर से राइफल छीन लेते हैं। उन्होंने आतंकी से गन छीनकर कई लोगों की जान बचाई है। तो बुजुर्ग ने आतंकी पर 2 राउंड फायर करने की कोशिश भी की और दूर तक दौड़ाया। तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है।
साल 1996 में पोर्ट आर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहां सख्त गन कानून लागू किए गए थे और उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहां भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं और उनका दायरा सीमित होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा का, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रजनीश, तो देखिए जिस तरह से फायरिंग हुई है और सिडनी एक तरह से यहाँ पर दहल गया है, इसके पीछे की वजह क्या साफ हो पाई है? बताया जा रहा है दोनों पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे हैं, क्या वजह है इस फायरिंग की? देखिए, वजह अभी साफ नहीं हो पाई कि वजह क्या है। हालांकि जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उस पर आरोप लगे थे कि यहूदियों के खिलाफ जो नीतियां वो बना रहे हैं वो यहूदियों के खिलाफ जा रही हैं, जिसका उनको जो है अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और इसी के चलते इस जो हमले को, आतंकी हमले को करार दे दिया गया है। जो सिडनी के बॉन्डी बीच पे जो ये हमला हुआ था उसको आतंकी हमला करार दे दिया है। हालांकि इस हमले की अगर बात की जाए तो इस हमले में 16 से ज़्यादा जो है वो बात की जाए अगर तो 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 40 लोग इसमें घायल हो गए, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोग हैं। हालांकि अगर इस पूरे जो घटनाक्रम की अगर गीतू बात की जाए तो रविवार शाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो है वो त्यौहार मनाने के लिए यहूदी इकट्ठा हुए थे, तभी वहां पर 2 लोग पहुंचे और अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग कर दी। हालांकि इस मामले में जो पुलिस ने एक जो हमलावर था उसे मार गिराया, जबकि दूसरा हमलावर जो था उसको जो है वो पकड़ लिया, वो उसको वो घायल हुआ है। नवीद अकरम नाम का जो है वो जो शख्स है उसकी पहचान हुई है, पाकिस्तान मूल का ये नागरिक है। अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया सरकार या जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है वो नवीद अकरम से पूछताछ के बाद ये साफ होगा कि इस हमले के पीछे वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से ये मास किलिंग करने का जो कोशिश की गई थी, इसको कहीं ना कहीं जो है वो रोक दिया गया है, उसे टाल दिया गया है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है वो अभी जांच के बाद साफ हो पाएंगे। हालांकि शुरुआती जांच में या शुरुआती जो अगर मैं आरोप प्रत्यारोप की बात करूँ तो जिस तरीके से नेतन्याहू ने साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया सरकार को कहा है कि उसकी जो नीतियां थी वो यहूदियों के खिलाफ थी और लगातार जो है यहूदियों के खिलाफ जो है कई लोगों के मन में रोष बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते ये हमला हुआ। बात की जाए इन जो लोग मरे हैं इसमें एक शख्स इजराइल का भी है और यही कारण है कि लगातार जो है नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी जांच का विषय है कि कारण क्या था इस फायरिंग का। हालांकि अभी पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है, जिसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 देशों के अहम दौरे पर रवाना होंगे और इस यात्रा में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दौरा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने वाला है। तो व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस दौरान गहन बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। तो भारत इस दौरे के जरिए अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। खास बात यह है कि जॉर्डन और इथियोपिया की ये पीएम मोदी की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी, जबकि ओमान का ये उनका दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचेंगे। वहां वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय से आमने सामने बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा विशेष मानी जा रही है। तो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग पर फोकस भी रहेगा। तो रणनीतिक सहयोग पर पीएम मोदी बातचीत करेंगे। काफी अहम ये यात्रा मानी जा रही है। 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बता दें कि आपको ही कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो भारत इस दौरे के जरिए अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक सहयोग को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। और खास बात यह कि जॉर्डन, इथियोपिया की ये पीएम मोदी की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शीतकालीन सत्र की। और शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। तो संसद का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार आज एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी। ये बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में
निजी कंपनियों को काम करने का मौका देगा। वहीं कॉर्पोरेट बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे जरूरी बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। उधर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार है। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, दूसरा संशोधन ये है विधेयक 2025 बिल पास हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 भी लोकसभा में पेश किए थे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन और कई अहम विधेयकों पर आज चर्चा हो सकती है। 19 तारीख तक ये सत्र चलेगा। तो एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल आज पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कई और ऐसे बिल हैं जो पेश होंगे। तो एसआईआर पर फिर से हंगामा कर सकता है विपक्ष, इस बात की संभावना भी लग रही है। तो किस तरह से सदन चलेगा ये भी देखना होगा। क्या हंगामे की भेंट सदन चढ़ जाएगा या फिर जो विधेयक लंबित हैं जिन पर चर्चा होनी है वो पूरी हो पाएगी और कुछ नए बिल सामने आएंगे। तो ये सत्र है और ऐसे में यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी, लेकिन एसआईआर का मुद्दा लगातार बड़ा बना हुआ है और विपक्ष अभी भी किसी भी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने तमाम तरह की दलीलें एसआईआर को लेकर दी हैं, लेकिन उसके बाद भी एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं संसद की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा असर डाल सकता है। और कुल मिलाकर जो ये बहस का मुद्दा है, इसको लेकर लगातार चर्चा पहले से भी होती रही है कि कम से कम सदन को सुचारू रूप से चल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से सरकार को घेरने का मन बना चुका है। एसआईआर को लेकर हमने देखा कल रैली भी निकाली गई रामलीला मैदान में। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के लिए इस वक्त एसआईआर से निपटना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार को सपोर्ट कर रहा है और शायद इसके लिए कुछ और प्रावधान भी होने चाहिए जिससे कि चुनाव आयोग किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोक पाए। लेकिन यहाँ पर एक तरह से केंद्र सरकार को समर्थन करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगा है और इसको लेकर चर्चा की मांग बार बार विपक्ष करता रहा है, विरोध भी जताता रहा है, चाहे सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो। तो देखिए कई अहम विधेयकों पर चर्चा आज हो सकती है। तो कुल मिलाकर हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश होगा। इसके अलावा कुछ और भी विधेयक हैं जो कि आज पेश होने जा रहे हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक है, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 भी लोकसभा में पेश किए गए थे। तो देखना होगा किस तरह से इन पर चर्चा होगी और उसके बाद यहाँ पर कैसे ये जो बिल है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष जो हमलावर दिखाई दे रहा है इस वक्त। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर सकता है। तो हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। तो क्या होगा इस सत्र को लेकर जो कि 19 दिसंबर तक चलना है, देखना होगा कितने बिल इस दौरान पास होंगे।